नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और ये है MP का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से मिल रही एक सनसनीखेज खबर से। जबलपुर के संस्कारधानी अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीजों के जो परिजन हैं वो अस्पताल के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। आरोप यह है कि अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी डेट के सिरप और इंजेक्शन दिए गए हैं। शिकायत थाने तक पहुंची। जिला कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया और कलेक्टर के निर्देश के बाद ड्रग विभाग और पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। दवाओं की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल से एक्सपायर दवाओं का स्टॉक गायब मिला है। ऐसे में विभाग ने अस्पताल से दवाओं की खरीदी बिक्री की जानकारी 2 दिन में तलब की है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। अस्पताल के प्रबंधक प्रमोद मिश्रा का कहना है कि मरीजों के परिजनों को किसी मिसकम्युनिकेशन के चलते दवाएं एक्सपायर होने का भ्रम हुआ था। इधर माढ़ोताल थाना पुलिस स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मामले की जांच कर रही है। नहीं, इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं था। पेशेंट के अटेंडेंट को कुछ गलतफहमी हो गई थी। उसने भी स्वीकार किया है कि हमको दवाई के मामले में गलतफहमी हो गई थी और वो दवाई कोई एक्सपायरी डेट की नहीं थी। गलतफहमी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें हमने TI साहब के सामने भी स्वीकार किया है। पीड़ित जो मरीज हैं है ना, उनको कोई एक्सपायरी दवा को लेकर कुछ कम्युनिकेशन ब्रेक था या एक्सपायरी दवा उनको प्राप्त हुई थी कहीं से, जिसके चलते ये वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। क्योंकि प्रकरण दवा से संबंधित था, अतः ड्रग इंस्पेक्टर सौरभ जैन जो अपने जबलपुर में पदस्थ हैं उनको मौके पर बुलाया गया है, जिनके द्वारा मौके से जांच की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, अस्पताल पर एक्सपायरी सिरप और इंजेक्शन देने का आरोप लगाया गया है, क्या अपडेट है इस पूरे मसले पर और मरीज को कैसे शक हुआ ये भी बताएं। जी हाँ विनाश, बताना चाहूंगा ये माढ़ोताल थाना क्षेत्र के करमेता इलाके में स्थित संस्कारधानी हॉस्पिटल है, जहाँ का ये पूरा मामला है। और एक नहीं बल्कि 2 मरीजों की ओर से मामले की शिकायत की गई है। इसमें एक मरीज के परिजन का कहना था कि उसके मरीज को एक्सपायरी डेट का सिरप दिया गया। वहीं दूसरे मरीज की शिकायत थी कि उसके मरीज को वहाँ एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया। तो 2 मरीजों के परिजनों की ये शिकायत पुलिस थाने तक पहुंची थी और कलेक्टर तक भी ये जानकारी पहुंची। तो जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य महकमे को भी इस मामले की जांच के निर्देश दिए और ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो भी पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे। और प्राइमा फेसाई ये कहा जा रहा है कि जो स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए अस्पताल में दवाओं की, खासतौर पर जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं का, वो स्टॉक मिला नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नोटिस संस्कारधानी हॉस्पिटल को दिया गया है कि वो 2 दिनों के भीतर दवाओं की खरीदी बिक्री का जो पूरा रिकॉर्ड है वो मुहैया करवाएं और इस मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है या किसी कंफ्यूजन के कारण मरीज को ऐसा लगा कि वो उसके परिजन को यहाँ पर एक्सपायरी दवाई दी जा रही है। लेकिन अब ये जांच का विषय है और पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और ड्रग विभाग के अधिकारियों की जो रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक इस मामले पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए विजेंद्र, आप नजर बना के रखें, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पार्टी और भाई दिग्विजय सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम नहीं है बल्कि नेताओं की आपसी फूट और भीतर घात है। देश में ईवीएम कांग्रेस ही लेकर आई थी। लक्ष्मण सिंह ने अपने भाई दिग्विजय सिंह पर लगे बंटाधार की छवि से बाहर आने तक की नसीहत उन्हें दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्यसभा सांसद गलत इलाकों और लोगों में अपनी सांसद निधि खर्च कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर गंभीर आरोप लगाए थे और लक्ष्मण सिंह के इसी बयान के बाद कांग्रेस ने अब चुप्पी साध ली है। तो बीजेपी को चुटकी लेने का, तंज कसने का मौका मिल गया है। क्या ईवीएम ने कहा था कि सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं? कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं
लेकिन सारी मशीन खराब है, ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है। उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा? ईवीएम को लेके भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेके वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। इधर मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा है कि प्रदेश भर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो सभ्य समाज कैसे आएगा। मुख्यमंत्री के लिए हुए एक्शन से अधिकारी डरते नहीं है, इसलिए लगातार वो अपराध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के वचन पत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि धान गेहूं के दाम कब मिलेंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब से देंगे, सरकार को इस पर बातचीत करनी चाहिए, ये बताना चाहिए। उज्जैन में दोहरा मर्डर कांड हुआ। एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता, सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। खंडवा में जिला पंचायत उपचुनाव की लिस्ट जारी कर दी गई। वोटर लिस्ट में 200 से ज्यादा ग्रामीणों का नाम गायब है और नाम कटने से ग्रामीणों में आक्रोश है और इस मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच की बात कही है। जिसका लड़का चुनाव लड़ भोपाल के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन किया गया और महिला स्व सहायता समूह एनजीओ संपर्क अभियान को लेकर कार्यशाला की गई। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर इसमें शामिल हुई। महिला मोर्चा प्रभारी कविता पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, ये सब इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक में सभी जिलों की महिला मोर्चा पदाधिकारी शामिल हुई। भोपाल में भी भारत तिब्बत सहयोग संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत में बनी तिब्बत की निर्वाचित सरकार के 2 सांसद शामिल हुए हैं। सांसद तेनजिंग ने चीन में तिब्बत में रह रहे नागरिकों के साथ अत्याचार और शोषण करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही तिब्बत की निर्वाचित सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सुरक्षा और संगठन की मांग कर रही है। सांसद तेनजिंग ने कहा है कि देश में मोदी सरकार के आने के बाद तिब्बत भारत सीमा मजबूत हुई है। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए तिब्बत की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर उनके प्रतिनिधि ही नहीं, तिब्बत के भीतर रह रहे हमारे तिब्बती भाइयों और बहनों जो चीन की कब्जे में है, इतिहास को दोहराते हुए तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए ताकि उससे भारत का भी सुरक्षा हो, भारत का भी फायदा हो और तिब्बत को हमारे हक का जो है वापस मिले हमको। यही विनती लेकर हम आए हैं। जबलपुर में आज एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देखकर सबकी रूह तक कांप गई। यह सीसीटीवी फुटेज 22 जनवरी को शहर में सरेराह हुई हत्या का बताया जा रहा है। बता दें कि जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के प्रेम सागर इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े रोहन चौधरी नाम के युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस पूछताछ में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इधर मुरैना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सोनेराम पचौरी के घर पर फायरिंग हुई और फायरिंग से कांग्रेस नेता सोनेराम पचौरी ने बाल बाल बच गए। फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। घटना बीटीआई रोड कमिश्नर कॉलोनी की बताई जा रही है और पुलिस ने अब इस मसले पर जांच शुरू कर दी है। तो कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग हुई है और बाल बाल कांग्रेस के नेता बचे हैं इस फायरिंग से।
इधर सिंगरौली में एनसीएल के ट्रक चालकों ने कंपनी की सभी गाड़ियां रोककर चक्का जाम कर दिया और इस दौरान चालकों ने एनसीएल की दूसरी कंपनी में नौकरी देने की मांग की। आपको यह भी बता दें कि एनसीएल की मौजूदा कंपनी बंद होने वाली है, जिसका आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दी गई। कंपनी पर मोटी रकम लेकर नौकरी देने का भी आरोप है। अलीराजपुर के जोबट बाईपास में अतिक्रमणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम, राजस्व विभाग और एमपी सड़क विकास निगम के अधिकारी एक साथ वहां पर पहुंचे और सड़क के किनारे जिन लोगों ने भी अवैध कब्जा किया था उसे हटाया गया। प्रशासन का दावा है कि रोड किनारे अवैध कब्जे से सड़क दुर्घटना बढ़ रही है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। कब्जाधारी आक्रोशित दिखे इस दौरान। कब्जाधारी को आरोप है कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई की। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको देखते हुए जो शोल्डर्स है, एमपीआरटीसी का रोड है, वो शोल्डर्स को साफ कराया जा रहा है। अब रोड पे अगर कोई आप चलते ही अगर रोड चल रहे हैं उसके बीच में सामान रखेगा तो उसके लिए तो नोटिस नहीं दिया जाएगा ना, वो सीधा एक्सीडेंट पॉइंट बनेगा। तो जो लोग शोल्डर के ऊपर भी आके अपना बोर्ड लगाते हैं डेली या पूरा सामान रख रहे हैं, उनको सामान को हटवा रहे हैं। जब तक एक्सीडेंट यहाँ कम ना हो जाए तब तक नियम चलना चाहिए ना, जान सबकी कीमती है। इंदौर में नगर निगम के बुलडोजर ने एक बार फिर से एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। नगर निगम का रिमूवल का अमला सिंधी कॉलोनी पहुंचा और वहां पर मौजूद अवैध निर्माण हटाए गए। दरअसल कुछ दिनों पहले ही नगर निगम ने सिंधी कॉलोनी में व्यापारियों को समझाइश दी थी और एक समय सीमा में अवैध निर्माण जो है उसे हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन तय वक्त में उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद अब नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। छतरपुर में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया था और 3 दिन पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन अब गौरियार थाना क्षेत्र की घटना है, लेकिन अब प्रशासन का बुलडोजर छतरपुर में चला है। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर जो अवैध अतिक्रमण था, अवैध कब्जा था, उसे बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। तो 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप जिस व्यक्ति पर था, उसके घर पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दुष्कर्म का जो आरोपी था जिसने 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की थी, अब उसके घर पर जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर चला है, बताएं। जी बिल्कुल, ये 3 दिन पुरानी घटना है। इसमें 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था इस आरोपी ने और दुष्कर्म के बाद 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया था और आज इस आरोपी के घर पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची, बुलडोजर पहुंचा और कुछ ही मिनटों में इस आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। जो मासूम थी जिसके साथ हैवानियत का शिकार हुई थी, पीड़िता जो बच्ची थी, उसकी स्थिति अभी कैसी है अभिषेक? उसकी स्थिति ठीक है। मेडिकल जांच के बाद 24 घंटे के बाद उसे जिला अस्पताल छतरपुर से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसे आगे के इलाज के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई थी। और जो बीआरसी सेंटर होते हैं, प्रशासन की ओर से जो सेंटर होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो सब उनको मुहैया कराई जा रही है। उनकी काउंसलिंग भी चल रही है और साथ ही पुलिस ने इसको, आरोपी को जैसे गिरफ्तार किया था, तुरंत उसने अपना पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल किया और अब ये कार्रवाई आज जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई उसका घर गिराकर। चलिए अभिषेक, आप नजर बना के रखें, अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे। इंदौर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, ये सब वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री सूर्यदेव योजना, भारत संकल्प यात्रा और माय भारत वॉलंटियर जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा हुई। समीक्षा के बाद सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आने वाले समय में इंदौर सोलर सिटी के रूप में भारत का नेतृत्व कैसे कर सकता है, इस पर मंथन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 900 शासकीय भवनों पे सोलर लग चुके हैं और आने वाले समय में 1400 शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी बिल्डिंग है उसमें लगाने का लक्ष्य है और बचे हुए ग्रामीण जो 517 हैं उसमें भी लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हुई, स्कूल हुआ, वहाँ पर भी सोलर पैनल लगाए जाए। इसको लेके एक बड़ा ड्राइव आने वाले दिनों में करने वाले।
इंदौर शहर में ई रिक्शा के चलते ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग ने शहर के ई रिक्शा चालकों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। बैठक में ई रिक्शा के रूट निर्धारण को लेकर एक चर्चा हुई है। यातायात विभाग ने 20 रूट को चिन्हांकित किया है और उनका कहना है कि ई रिक्शा का रूट निर्धारित हो जाने से मुख्य मार्गों पर दबाव कम होगा, साथ ही ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों की सहूलियत होगी। बसों के निर्धारित स्थान पर पार्किंग को लेकर भी चर्चा हुई है। उज्जैन के पिपलोदा गांव में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत की हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में लूटपाट के बाद हत्या की बात सामने आ रही है। इस घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों 2 दिन पहले ही पंजाब से लौटे हैं। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक SIT गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। CCTV स्क्रीन और ये सब डैमेज किए गए हैं और बाकी जो टेक्निकल डेटा है वो विभिन्न जो हमारे पास माध्यम रहते हैं उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ग्वालियर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। ड्राइवर डंपर समेत मौके से फरार हो गया। बिलोवा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो एक अहम अपडेट आपको ग्वालियर से बता दें, डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी है और एक दुखद हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बिलोवा थाना क्षेत्र की घटना, जहां पर एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्वालियर में एक ही स्कूटी पर 5 लोगों के सवार होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 4 बच्चियों को ले जाता दिख रहा है। पुलिस ने उस व्यक्ति को रोककर दोबारा इस तरह का वाकया न दोहराने की हिदायत दी। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो बड़ा गांव रोड का है, जहां पर व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी से 4 बच्चियों को स्कूल से घर ले जा रहे थे। कहाँ स्कूल से लेके आ रहे हो क्या? हैं? स्कूल से लेके आ रहे हो क्या? मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में डेयरी स्टेट बनाने जा रही है। पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने इसकी जानकारी दी है। डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल का कहना है कि सभी जिलों में दूध डेयरियों की शहर से बाहर शिफ्ट किया जाना है और इससे लेकर सभी जगहों पर जमीन तलाशी जा रही है। लखन पटेल के मुताबिक जैसे जैसे जमीन मिलती जाएगी वैसे उनका विभाग डेयरियों को शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। विस्थापित डेयरी संचालकों को नई जगह पर विकसित प्लॉट दिए जाएंगे। ये भी बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट भी राज्य सरकार को डेयरियों को शहर से बाहर विस्थापित करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन अब तक ये काम हो नहीं पाया है। और जहां पर जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो वहां उनको डेवलप करके और उनको सबको देंगे जो उनके जानवरों के हिसाब से। कुछ जो उसमें त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग की बैठकें वगैरह हुई हैं, उसमें जो बिंदु सामने आए हैं उनको सुधार करेंगे और उसको प्रॉफिट में लाने का काम भी करेंगे। एमपी ने GER यानी सकल नामांकन अनुपात में छलांग लगाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्री रहते GER बढ़ाने की कोशिश की गई थी। प्रदेश GER में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुका है। मध्य प्रदेश में 28.9% GER दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 2021-22 में 28.4 GER था। 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात GER अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना, और ये उल्लेखनीय है कि पिछले 3 साल पहले लगभग 4% के पीछे हम थे, लेकिन धीरे धीरे
इस दिशा में लगातार प्रगति की है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। पुलिस थानों में शक्ति कैफे अब खुलने जा रहे हैं। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी और कमिश्नर ऑफिस और महिला थाने से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश है। बता दें कि भोपाल के 17 थानों में शक्ति कैफे खुलने जा रहे हैं। सामुदायिक समूह शक्ति की सदस्य इस कैफे का संचालन करेंगे। ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एएसआई के बेटे की शादी में चोरी हो गई। सीसीटीवी में नाबालिग और युवक चोरी करते दिख रहे हैं। नाबालिग जेवर से भरे बैग को ले जाते कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक एएसआई की बेटी की शादी में चोरी हुई है और सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते ये लोग कैद हो चुके हैं। पुलिस इसी के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक एएसआई की बेटी की शादी में जेवर गहनों की चोरी हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।